नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पहली और अहम खबर खरगोन से हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। खरगोन हिंसा के बाद पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। अवैध हथियार बनाने की 6 फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन इसमें पुलिस की एक लापरवाही भी है। ध्यान दीजिएगा, 6 अवैध फैक्ट्री इलाके में चलती रही और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। ये पुलिस का फेल्योर नहीं तो क्या है? जब हिंसा हो गई उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल की, तब ये सच्चाई सामने आई पूरे प्रदेश के सामने। लेकिन ये भी सोचिएगा कि उसी इलाके में 6 अवैध हथियार की फैक्ट्री चलती रही और पुलिस को खबर नहीं हुई। ना तो पुलिस के बीट कांस्टेबल को खबर हुई, ना सब इंस्पेक्टर को खबर हुई, ना टीआई को खबर हुई, ना एसपी को खबर हुई। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। आरोपी मोहसिन ने एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारी थी, ये तो आप जानते होंगे, भूले नहीं होंगे। एसपी रोहित काशवानी और आईपीएस अंकित जायसवाल ने इस बात का खुलासा किया। शशिकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ खरगोन से लाइव है, जिन्होंने पूरे प्रदेश के सामने खरगोन की हिंसा की सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। शशिकांत, इसमें कोई पुलिस की पीठ थपथपाने वाली बात तो है नहीं, चूंकि इलाके में 6 अवैध हथियार की फैक्ट्रियां चलती रहीं और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। जब हिंसा हो गई उसके बाद पुलिस को यह पता चला। जी मैं बता दूं, खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद में आज पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खरगोन जिले के गोगावा जो थाना क्षेत्र है, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है सिगनूर गांव में, वहां पर खरगोन और गोगांव पुलिस ने संयुक्त दबिश देते हुए एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। इसमें 6 स्थानों पर एक साथ दबिश दी गई थी, जिसमें से 17 अवैध पिस्टल पुलिस द्वारा जब्त किए थे। इसके साथ ही 7 आरोपियों को भी इसमें जब्त गिरफ्तार किया गया है। उसमें 7 आरोपियों में वह आरोपी भी शामिल है तूफान सिंह सिकलीकर, जिसने खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गोली चलाने वाले आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम को पिस्टल सप्लाई की थी, जिसके बाद से ही पुलिस तूफान सिंह की तलाश में थी। और आज जब दबिश दी गई तो तूफान सिंह जो है अपने गांव में ही पाया गया और सिगनूर में जब पुलिस टीम पहुंचे तो एक साथ दबिश देकर जो है अवैध अलग अलग स्थानों पर जो अवैध हथियार बनाए जा रहे थे उस अवैध हथियार की फैक्ट्री का भी खुलासा किया है। शशिकांत, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, ये जहां पर अवैध फैक्ट्रियां मिली हैं हथियारों की, ये किस थाने के आसपास है और यहां से थाने की दूरी कितनी है? जरा ये भी बताइए, प्रदेश को पता तो चले कि पुलिस कैसे काम कर रही है। जी मैं बता दूं, खरगोन जिला मुख्यालय से इस जो सिगनूर गांव है वो करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है और उसका थाना क्षेत्र गोगांवा है। बता दें कि सिगनूर एक ऐसा गांव है जहां से पूरे देश में अवैध हथियार सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पर सिकलीगरों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बनाए जाते हैं और पूरे पंजाब सहित यूपी, महाराष्ट्र और अन्य इलाकों में जो है अवैध हथियार सप्लाई किए जाते हैं। कई बार इन पे आर्म्स एक्ट के प्रकरण भी दर्ज हो चुके हैं। उसके बाद भी जो है यह अवैध हथियार बनाने का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। इसके पहले भी खरगोन पुलिस द्वारा कई बार जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ से देसी अवैध कट्टे बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही पंजाब तक का इनका जो है कनेक्शन बताया भी जा रहा है। पिछले अगर बात करें कोरोना की तो यहाँ पर पंजाब पुलिस भी आई थी, यहाँ पर जो वहां पर जो अवैध हथियार सप्लाई किए गए थे उसके बाद में पंजाब पुलिस द्वारा भी यहाँ पर पूछताछ की गई थी। तो देखा जा सकता है कि खरगोन जिले में अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री जो है खरगोन जिले के सिगनूर में है और वहीं से अवैध हथियार आरोपियों तक पहुंचते हैं और आरोपियों द्वारा इसका जो है गलत इस्तेमाल किया जाता है। रामनवमी की हिंसा के दिन भी इसी अवैध हथियार के इस्तेमाल से ही एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद से पुलिस द्वारा मोहसिन उर्फ वसीम को गिरफ्तार किया गया था और उसको वसीम से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ था कि उसने यह पिस्टल जो है तूफान सिंह सिकलीगर जो सिगनूर गांव का निवासी है उसी से यह पिस्टल उसने खरीदी थी। अब पुलिस जो है इनके नेटवर्क का पता लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शशिकांत, आपने विस्तार से जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। खरगोन में चल रहे कर्फ्यू के बीच 19वें दिन कर्फ्यू की छूट में अचानक कटौती कर दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी के लिए निकले। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक सिर्फ 6 घंटे की छूट मिली, जबकि 6 दिन से अब तक दिन में लगातार 9 घंटे की छूट मिल रही थी।
लिहाजा आज छूट में कटौती होने से आम दिनों के मुकाबले बाजार में ज्यादा भीड़ रही। कई जगह ट्रैफिक जाम के हालात बने। लोगों का कहना है कि छूट का समय घटाने से बाजार में आपाधापी का माहौल बन गया था। लोगों में इस बात की चर्चा भी रही कि एक बार फिर 4 दिन का कर्फ्यू लग रहा है। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि हालात सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी परिस्थितियां वैसी नहीं है कि पूरा कर्फ्यू खोल दिया जाए। शुक्रवार को जो छूट दी गई है खरगोन में 8 से 12 के बीच में, उसके बीच में जनता के बीच में एक भय का वातावरण पैदा हो रहा है और आदमी पूरा घर से निकल के आपाधापी का माहौल बन रहा है, जो कि कर्फ्यू और दूसरा निरंतर की 4 दिन का कर्फ्यू वापस लगेगा, उसका जनता के बीच में भय का वातावरण बना हुआ है और ट्रैफिक जाम हो रहा है। हम ऐसी कोई भी धार्मिक एक्टिविटी अभी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं और आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस पूरी तैयारी कर रही है। हमारे 171 कैमरे लग चुके हैं और बैरिकेडिंग हो चुकी है। फ्लैग मार्च नियमित रूप से निकाले जा रहे हैं। ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। अस्थायी जेल बनाए गए हैं। जेल वाहन, अग्निशमन दल, एम्बुलेंस आदि सभी की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज भोपाल के लाल परेड मैदान में नई हाईटेक 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस हाईटेक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदेशवासियों को 1 मई से मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार एम्बुलेंस के संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कई बदलाव किए हैं। जहां पहले 108 एम्बुलेंस केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती थी, वहीं अब ये आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को आयुष्मान अस्पताल ले जाने के लिए इन पैनल कर दी गई है। साथ ही इसे निजी कैब की तर्ज पर शुल्क देकर बुक करवाया जा सकेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस के लिए खास 108 संजीवनी ऐप की भी आज लॉन्चिंग की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये केवल एक लोकार्पण कार्यक्रम नहीं, यह जिंदगी बचाने का महाअभियान है। समय रहते मरीज को अगर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। प्रदेश में अब कुल मिलाकर 2052 संजीवनी 108 एम्बुलेंस हो गई है, यानी कि अब दूर दराज के मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद नेताओं के मंदिरों में पूजा अर्चना की तस्वीरों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि हाईकमान के साथ बैठक में बीजेपी नेताओं को जमकर फटकार लगी है, जिसके बाद बीजेपी नेता भगवान की शरण में जा रहे हैं। आपको यह बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कामाख्या मंदिर पहुंचे तो मंत्री विश्वास सारंग मथुरा पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी सत्ता के समीकरण तय करने में आदिवासी वर्ग की अहम भूमिका देखते हुए बीजेपी खास रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण के कार्यक्रमों को प्रमुखता से लागू करके छत्तीसगढ़ के आदिवासी तबके को बड़ा संदेश देना चाहती है। लिहाजा आने वाले दिनों में भी आदिवासी वर्ग पर फोकस करते हुए कार्यक्रम और योजना बनाई जा रही है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। मिशन 2023 और 2024 के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने खास आदिवासी प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी तबके का साथ मिलने पर ही बीजेपी सत्ता का सफर तय करती है। भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो दोनों राज्यों की सीमा में आदिवासी वर्ग का बड़ा असर है। बीजेपी एमपी में आदिवासी कल्याण के कार्यक्रमों को प्रमुखता से लागू कर छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग को बड़ा संदेश देना चाहती है। दोनों राज्यों में राज्यपाल भी आदिवासी वर्ग से ही नियुक्त करने की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि मध्य प्रदेश में तो 2023 में सत्ता बरकरार रहेगी, छत्तीसगढ़ में भी वापसी के लिए तैयारी है। दोनों सरकारों ने जनजाति समुदाय के लिए, एसटी के लिए लगातार काम किया है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, हर एक सुविधा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भाजपा की सरकार ने किया है, वो अन्य राज्यों में जहां सरकार नहीं है और जनजाति समुदाय बड़ी तादाद में है, एसटी बड़ी तादाद में, वहां भी हम बताने जताने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने की शुरुआत एमपी में उसी वक्त हो गई थी जब खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार में एमपी की उन सभी योजनाओं का प्रमुखता से जिक्र किया जो आदिवासी वर्ग के कल्याण से जुड़ी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
इसमें ज्यादा सीटें अपने खातों में रखने वाले दल को ही सत्ता मिलती है। साल 2003 में एसटी वर्ग के लिए 34 सीटें आरक्षित थी। तब बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और सत्ता का रास्ता तय किया था। 2008 में आरक्षित सीटें घटकर 29 हो गईं और बीजेपी के खाते में 19 सीटें आईं। 2013 में 29 में से 11 सीटें मिलने पर बीजेपी को इस वर्ग में घटती लोकप्रियता का अंदाजा हो गया था। कारगर उपाय के अभाव में साल 2018 में बीजेपी को 29 में से महज 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी। नतीजतन छत्तीसगढ़ में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई योजना तो सरकार बना नहीं रही है, तमाशे कर रही है और इवेंट कर रही है। तो क्या इवेंट से जो है किसी वर्ग का, किसी समूह का कल्याण होता है क्या? मध्य प्रदेश में एसटी वर्ग को सरकार की कई सौगातें दी गई हैं। वन संपदा का मालिकाना हक दिया गया है। मुफ्त राशन से लेकर बच्चों की पढ़ाई हो या स्वास्थ्य सुविधा, एमपी के जनजाति वर्ग को इसका फायदा मिल रहा है। यही वजह है मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के कार्यक्रम बनाकर बीजेपी छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में इसका फायदा लेना चाहती है। लिहाजा कहना होगा कि इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी का रास्ता मध्य प्रदेश से होकर खोज रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बना मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग सिर्फ नाम का रह गया है। असल में अल्पसंख्यक वर्गों की समस्याओं की सुनवाई कर उनका निराकरण कराने के लिए बनाया गया मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग पिछले करीब 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। पिछले 2 सालों में यहाँ एक भी मामले की सुनवाई हुई नहीं है और शिकायतों को भी आयोग के कर्मचारी संबंधित विभागों को फॉरवर्ड करके औपचारिकता निभा रहे हैं। आयोग 2 साल में सिर्फ पोस्ट ऑफिस की तरह इधर उधर लेटर भेजने का काम कर रहा है। बस शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में जुलाई 2017 में ग्वालियर के नियाज मोहम्मद को राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तब आयोग में डॉक्टर AS भल्ला, CD वैद्य, आनंद बर्नाड और कमाल भाई सदस्य थे, जो क्रमशः सिख, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन 2 साल से आयोग में शिकायतें तो आ रही हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए अब तक ना तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ना ही सदस्य। बीजेपी को ना अल्पसंख्यक से मतलब है ना बहुसंख्यक से मतलब है। जब उसको जो है दलित वोटें रिझानी होती हैं तो वो सामान्य वर्ग के लोगों से कहता है कौन माई का लाल, और जब उसको जो है बहुसंख्यक की वोटें रिझानी पड़ती हैं तो वो हिंदू मुसलमान करने लगता है। में अल्पसंख्यक आयोग के मामले में आपको पता होगा कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए उन प्रश्नों पर निश्चित तौर पर कोर्ट के सलाह मशवरा के बाद में आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुख लेगी। लेते हैं बिग न्यूज। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ इलाके में गुरुवार शाम को हुए 2 विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने धमाके के लिए मिनी बस को निशाना बनाया था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके जांच शुरू कर दी है। हमलावर के निशाने पर शिया समुदाय के लोग थे। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,377 नए मामले सामने आए। वहीं 2,496 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि कोरोना से 60 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 17,801 हो गई है। IPL में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। लखनऊ की टीम अभी अंक तालिका में 4थे स्थान पर चल रही है। टीम ने 8 मैच में से 5 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब की टीम 8 मैच में 4 जीत और इतनी ही हार के साथ 6ठे स्थान पर है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के होनहारों की। तो चलिए बात करते हैं बोर्ड के ब्रिलियंट की। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक साथ दोनों कक्षाओं के रिजल्ट ऑनलाइन जारी किए। परीक्षा नतीजों में 10वीं में दामोह तो 12वीं के रिजल्ट में अलीराजपुर जिले ने बाजी मारी है। नतीजों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है।
छतरपुर की नैन्सी दुबे जहां 10वीं टॉपर रही हैं, तो वहीं सतना की शुचिता पांडे सेकंड टॉपर रही हैं। राजगढ़ के पार्थ नारायण शर्मा को भी दूसरा स्थान मिला है। वहीं नरसिंहपुर की दिव्यांशी मिश्रा और रीवा के आयुष मिश्रा को मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। अगर 12वीं की बात करें तो शिवपुर की प्रगति मित्तल 12वीं मैथ की टॉपर, मुरैना की खुशबू शिवहरे और 12वीं की कॉमर्स टॉपर सागर की इशिता दुबे और आर्ट्स टॉपर शाहजहांपुर की दिव्यता पटेल, बायो टॉपर भिंड की शिल्पी बघेल, ललित कला और होम साइंस की टॉपर रही, तो वहीं रतलाम की कृपा एग्रीकल्चर में टॉपर रही। आपको ये बता दें कि करीब 17 साल बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के 47 दिनों के अंदर ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। सामान्य रिजल्ट है। जैसा कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार की अपेक्षाएं थी, हमको भी लग रहा था कि पढ़ाई निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। हालांकि हमारे विद्यार्थियों ने खूब मेहनत की थी। रुक जाना नई योजना हमारी पुरानी योजना है और वो इस साल भी हम करेंगे कि जो असफल विद्यार्थी हुए हैं, बेटे बेटियां असफल रहे हैं, वो फिर से उसमें बैठ सकते हैं, बैठ करके फिर से अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। आज एमपी बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा हुई जिसमें दतिया की 3 बेटियों ने टॉप 10 में जगह बनाई, जिसे स्कूल के प्राचार्य और परिजनों में खुशी है। छात्राओं और परिजनों का क्या कहना है, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। इसके लिए मैंने लगभग प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई की थी और पेपर के टाइम पे लगभग 10 से 12 घंटे मैं पढ़ती थी। और इसके पश्चात मैं ग्राफिक डिज़ाइनर में काम करना चाहूँगी। इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, इस वजह से, और इसमें भी मैं अपना बेस्ट दूँ। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और विद्यालय के समस्त गुरुजनों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा पढ़ाई में बहुत सहयोग किया। कोई चीज़ समझ ना आने पर एक तरीके से समझ नहीं आया तो बहुत सारे तरीक़ों से समझाई, किसी को दूसरे तरीके से समझ में आ जाए। आगे जाके बेटी ने 7वीं रैंक प्राप्त की है, इससे गर्व महसूस कर रहे हैं, पूरे परिवार का नाम रोशन किया और सभी आगे भी और खुशी की बात है। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद क्या कहना है टॉपर्स का, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबान। अपने गुरुजनों और अपने परिवार वालों को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत अच्छा साथ रहा, शिक्षकों ने बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने इसमें उनका विशेष योगदान रहा। आगे मैं BHU से BA करना चाहती हूँ और फिर UPSC की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। श्रेय तो मेरे माता पिता को देना चाहूँगी। मैं डेली मैंने 3 to 4 आवर्स करी थी और एग्ज़ाम टाइम के 1 मंथ पहले तो पूरा दिन ही कम से कम 10 to 12 आवर्स हो गए थे। इसलिए खुद पे भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। प्रिपरेशन करते टाइम तो ऐसा सोचा नहीं था कुछ भी कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बस हार्डवर्क किया था। उस टाइम पे ऐसा माइंड में कुछ था नहीं, बट अल्टीमेटली इतना अच्छा रिजल्ट्स मिले हैं तो बहुत ही खुशी हो रही है और एक तरीके का कॉन्फिडेंस भी आ रहा है अंदर कि आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो अच्छा लग रहा है बहुत। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल IBC 24 हमेशा जन सरोकार के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में IBC 24 की ओर से इस साल फिर 12वीं के टॉपर्स को जून के पहले हफ्ते में स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप दी जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर जिले की टॉपर बेटियों को 50-50 हजार रुपए और 12वीं में प्रदेश में टॉप करने वाली छात्रा को 1 लाख की विशेष स्वर्ण शारदा छात्रवृत्ति मिलेगी। स्टेट टॉपर के स्कूल को भी 1 लाख रुपए का विशेष सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 10 संभाग और छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में टॉप करने वाले छात्रों को भी 50-50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप राशि दी जाएगी। बारहवीं बोर्ड के नतीजे आए हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले सभी छात्राओं को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। मैं जिलों और स्टेट में टॉप करने वाली बेटियों को दोहरी बधाई देना चाहूँगा। एक तो उनकी कामयाबी की और दूसरी IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का हकदार बनने की। कोविड के बाद मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी स्कॉलरशिप के रूप में प्रतिष्ठित IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप को इस साल पुनः शुरू करने जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल जून के पहले हफ्ते में IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप समारोह का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सभी जिलों
की टॉपर बेटियों और संभाग के टॉपर बेटों को भी हम 50-50 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप देंगे। साथ ही स्टेट टॉपर और स्कूल को 1-1 लाख रुपए की राशि पूर्ववत प्रदान की जाएगी। और मैं पुनः आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वर्ण शायदा स्कॉलरशिप का अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आज से ही खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।